हेलो एवरीवन, जीवन ट्यूटोरियल्स आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस के बारे में पढ़ा। होप सो आप लोगों को पता लग गया होगा कि स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस क्या होते हैं और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो क्या है। इसमें आपने इंटरनल एनर्जी भी डिस्कस कर ली है। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं अभी आपके पास डिस्कस करने वाला हूं वो एंथैल्पी कहते हैं। जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एंथैल्पी। रिप्रेजेंटेड बाय H। अगर आप में से किसी को अगर कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो प्लीज आप जो लास्ट वीडियोस कुछ मैंने ऐड की हैं, 3 लेक्चर्स ऐड किए हैं, उनको वॉच कर लें। इससे बेटर होगा आपके लिए, आप थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। जो अगर आपके पास नहीं आपने वो टॉपिक या आपके पास लेक्चर्स वॉच किए हैं तो मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे मैं लिंक ऐड कर दूंगा, उसमें आप वहां से पहुंच सकते हैं। तो चलिए एंथैल्पी की डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ये जानते हैं कि एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होती है, H इक्वल टू E प्लस पीवी। ये होती है, मुझे भी पता है, आप लोगों को पता है कि ये चीज एंथैल्पी इज इक्वल टू H इज इक्वल टू E प्लस पीवी होती है। अगर मुझे डिफाइन करनी हो तो एंथैल्पी क्या होती है, इट इज द इंटरनल एनर्जी प्लस क्या, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे इसको लेके जाते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। कह रहे होंगे आप लोग कि ये सारा सिस्टम जो है आपके पास सिलिंड्रिकल ही बनता है या पिस्टन के थ्रू ही बनता है, लेकिन कोई भी सिस्टम आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आपके पास अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो बाहर क्या मिलने वाला है आपको, सराउंडिंग। आपको क्या मिलने वाली है, सराउंडिंग मिलने वाली है। आउटसाइड इज सराउंडिंग। मींस टू से ये सिस्टम आपके पास सिर्फ आपके पास क्या, इंटरनल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसकी एक टेंडेंसी है क्या, टू ऑक्युपाई द स्पेस। ये जो बाहर आपका सिस्टम है उसमें एक स्पेस ऑक्युपाई करने की एक टेंडेंसी है। उसी टेंडेंसी को मैं किसकी फॉर्म में लिख रहा हूं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क की फॉर्म में लिख रहा हूं। इजी है, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि मैंने क्या कहा। तो मींस टू से एक टेंडेंसी इसकी सिस्टम की टू ऑक्युपाई द स्पेस, ये आपके पास जो सिस्टम है उसमें उसको क्या करना है, अपना अस्तित्व बताना है। उसको किसके थ्रू बता सकता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क के थ्रू बता सकता है। तो आपके पास एंथैल्पी मैंने यहाँ पे लिख दी। तो एंथैल्पी आपके पास डायरेक्टली नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि आपके पास इंटरनल एनर्जी इट इज ई। लास्ट टाइम मैंने इंटरनल एनर्जी यू की फॉर्म में लिखी है, तो आप ई लिखिए यू लिखिए, आपकी इच्छा है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या किसी और को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आपको पता है जब मैं यू ही नहीं कैलकुलेट कर सकता है हूं तो आपके पास एंथैल्पी भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो इट्स बेटर कि मुझे क्या निकालनी चाहिए, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज निकालनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, अगर मुझे एक चीज और बतानी है आपको थोड़ा सा इसमें एंथैल्पी अगर आपके पास नोटिस करेंगे मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा से। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, इसका मतलब हुआ आपके पास कि जो डेल्टा है वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इट इज स्टेट फंक्शन। और आपके एंथैल्पी इज आल्सो स्टेट फंक्शन, प्रेशर इज आल्सो स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम इज आल्सो स्टेट फंक्शन। तो ओवरऑल क्वांटिटी भी क्या आएगी आपके स्टेट फंक्शन। ये आपके पास जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, क्या ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये आपके पास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कंटेंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है आपके पास। डेल्टा एच जो है वो क्या आने वाला है आपको, ये मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब आगे अगर मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए इनिशियली आपके पास जो सिस्टम है, इनिशियली अगर मैं कंसीडर करता हूं कोई सिस्टम, उसके पास अगर एंथैल्पी की वैल्यू H1 है, अगर उसके पास एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, H1 है, तो उसके पास इंटरनल एनर्जी U की फॉर्म में लिख रहा हूं, क्योंकि मैं पीछे भी आपके पास क्या लिया था, मैंने U लिया था। तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, U1 होगी, और साथ में प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा,
और आपके पास जो वॉल्यूम है यहाँ पे क्या रहने वाला है, V1। इजी है कि अगर इंटरनल एनर्जी आपके पास इनिशियली H1 है तो इंटरनल सॉरी एंथैल्पी आपके पास H1 है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, U1 होगी, और प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होगा, V1 की फॉर्म में हम लिखेंगे। प्रेशर P होगा और वॉल्यूम क्या होगा, V1 होगा। फाइनली अगर आपके पास मान लीजिए इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर गई या डिक्रीज कर गई, नो इशू, इंक्रीज कर गई तो आपके पास जो एंथैल्पी चेंज होगी वो H2 होगी। तो मैं इसको लिख रहा हूं क्या, U2 प्लस क्या, PV2। इस इक्वेशन को मान लीजिए 1 मान ले रहा हूं, इसको क्या मान रहा हूं, 2 मान रहा हूं। दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं इजीली। देखिए अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे तो क्या होगा, H2 माइनस H1। सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, इक्वेशन 2 ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये आप लिख लेंगे खुद। इक्वेशन कौन सी, 1 फ्रॉम कौन सी, 2। H2 माइनस H1 किसके बराबर आ गया, देखिए आपके पास U2 माइनस U1, क्या आ गया आपके पास, U2 माइनस U1 प्लस P में कॉमन ले रहा हूं, इन दोनों में क्या आ जाएगा, P कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1। तो सिंपल है कि क्या, अगर मैं डेल्टा H नहीं यहां पे लिख दूं क्योंकि H2 माइनस H1 इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, तो डेल्टा H किसके बराबर आ जाएगा, U2 माइनस U1 डेल्टा U प्लस क्या आ गया, P डेल्टा V। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, एंथैल्पी निकाल सकता हूं, बहुत इजीली निकाल सकता हूं, क्या, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकाल सकता हूं। या जिस सिस्टम में आपका एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो आप यहां पे इजीली निकाल सकते हैं। इजी रिलेशनशिप है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बट मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि जो एंथैल्पी चेंज है वो किसके बराबर आ सकती है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक चीज डिस्कस की थी आप लोगों के साथ, क्या डिस्कस किया था, उसको मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट करने वाला हूं आपके साथ। जो डेल्टा यू था वो किसके बराबर था, डेल्टा यू वॉज इक्वल टू क्या, क्यू माइनस पी डेल्टा वी, ये था। अब आपके पास डेल्टा वी किसके बराबर था, अगर 0 के बराबर, कांस्टेंट वॉल्यूम था, तो डेल्टा यू किसके बराबर आ गया था आपके पास, क्यू वी के बराबर आ गया। ये आप लोगों को मैंने पहले बताया है। अब मुझे तो बताना है कि एंथैल्पी जो है और एट कांस्टेंट प्रेशर वो किसके बराबर होती है, जो आपके पास Q है, क्या है वो, Q है, उसके बराबर होती है, हीट चेंज के बराबर होती है। चेक करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो वी नो क्या, जो हमारे पास डेल्टा ई है इट इज क्या, Q माइनस पी डेल्टा वी, ये आपके पास इक्वेशन है। आई थिंक यू मुझे कंसीडर करना चाहिए, आप लोगों को यहाँ पे यू कंसीडर किया है तो इट्स यू, आप इसको यू लिखिए, डेल्टा यू। डेल्टा यू किसके बराबर होता है, U2 माइनस U1 के बराबर होता है। साथ में आगे क्या लिख दिया मैंने, Q माइनस P लिख दिया, और डेल्टा V को क्या कैसे लिखता हूं, V2 माइनस V1 की फॉर्म में लिख सकता हूं। इजी है क्योंकि डेल्टा V है तो चेंज इन वॉल्यूम है, फाइनल माइनस इनिशियल है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए अब आपके पास मैं इसको खोलना चाहता हूं, तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q माइनस क्या आ गया, P V2 प्लस क्या आ गया, P V1। अभी मैं यहां पे मान रहा हूं कि प्रेशर इज कांस्टेंट, चाहे यहां पे प्रेशर इज कांस्टेंट, तो मतलब कि आपके पास क्या आ गया, देखिए यहां पे प्लस इसको मैं इस तरफ ले आता हूं तो क्या आ गया, U2 प्लस क्या, P V2 इक्वल टू क्या आ गया, Q, और साथ में दूसरी तरफ क्या रह गया, U1 उस तरफ चला गया, तो प्लस U1 प्लस क्या आ गया, P V1। ये किसके बराबर है आपके पास, ये H2 के बराबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये किसके बराबर, देखिए यहां पे, यहां से आपके पास क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि ये क्या है, H2 के बराबर है। तो मैं क्या लिखता हूं यहां पे, H2 इक्वल टू क्या, Q मैं क्या लिख रहा हूं, एट कांस्टेंट प्रेशर,
क्योंकि मैंने आपके पास पहले डिस्कशन कर ली कि एट पर कांस्टेंट प्रेशर है, प्लस क्या आ जाएगा H1, प्लस क्या आ गया ये H1, तो H2 माइनस H1 किसके बराबर आ जाएगा QP। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो चलेगा, डेल्टा H इक्वल टू क्या QP। ये तो मींस टू से यहां पे आपके पास डेल्टा U किसके बराबर था QB है, कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट आपके पास दी जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, उसके बराबर था। लेकिन डेल्टा H किसके बराबर आया, हीट एब्जॉर्ब या रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, वो आपके पास किसके बराबर आया डेल्टा H के बराबर। तो ये छोटा सा रिलेशनशिप है, बहुत इजीली आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, इजी है। अब थोड़ा और आगे चलें, मैं अब मानने वाला हूं क्या, एक सिस्टम मानने वाला हूं, और उस सिस्टम में मान लीजिए वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो क्या होगा। अगर वैसी कंडीशन कौन कौन से सिस्टम में आपके पास आ सकती है, तो वो भी मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक रिलेशनशिप बनाते हैं पहले, तो रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। ओके, तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा H and number of gaseous mole, number of gaseous mole। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो अब वो आपके पास जो रिलेशनशिप मुझे चाहिए वो किसके बीच में चाहिए, डेल्टा H एंड क्या नंबर ऑफ गैसेस मोल्स के बीच में चाहिए। तो चलिए अब थोड़ा रिलेशनशिप डिराइव करते हैं, किसके बीच में, एक इसके बीच में और एक किसके बीच में, जो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स हैं उसके बीच में। आप लोगों को पता है क्या कि जो डेल्टा H था वो किसके बराबर था आपके पास, दैट इज इक्वल टू क्या डेल्टा U, और साथ में क्या था प्लस P, और यहां पे डेल्टा V था, इस तरीके से था। ठीक है, तो मतलब कि अब मुझे यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं ये थोड़ा खोलनी पड़ेगी, तो उसको मैं खोल लेता हूं। तो मैं कंसीडर करता हूं कि जो रिलेशन हो रही है डेल्टा H इक्वल टू क्या, मतलब इसी रिलेशनशिप को ले रहा हूं। कौन सा रिलेशनशिप है आपके पास, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P V2 माइनस V1। कौन सा रिलेशनशिप, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके पास आई थिंक मैंने ये यूज किया है, नहीं यूज नहीं किया इसको, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास ये रिलेशनशिप मैं इसमें ले लेता हूं। ओके, अगर मुझे ये रिलेशनशिप मैंने ले लिया है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, देखिए क्या डेल्टा H इक्वल टू क्या आ जाएगा डेल्टा U प्लस क्या आ जाएगा PV2 माइनस क्या PV1। ये आ गया। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहती है, ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है आपके पास, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या पीवी इक्वल टू किसके बराबर होता है, एनआरटी के बराबर होता है। तो मींस टू से अगर मैं PV1 लिखूं तो क्या लिख दूंगा N1RT लिख दूंगा, और अगर आपके पास PV2 लिख दूं तो PV2 किसके बराबर हो जाएगा N2 क्या RT। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर है। अब आपके पास ये वैल्यूज मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, डेल्टा H किसके बराबर आ जाएगा डेल्टा U प्लस क्या, यहां पे PV2 है तो मतलब क्या आ गया N2 RT, और साथ में आपके पास क्या आ गया माइनस PV1 की जगह क्या आ गया N1 RT। तो कॉमन आपके पास जो चीजें हैं वो निकाल लेते हैं, RT आपके पास कॉमन है, तो मींस टू से डेल्टा H क्या आ सकता है आपके पास डेल्टा U प्लस क्या RT मैंने कॉमन ले लिया, और N2 माइनस क्या कर दिया N1 कर दिया। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखिए N2 माइनस N1 इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, तो डेल्टा H किसके बराबर होगा
प्लस क्या डेल्टा एन जी आर टी। अब यहां पे जो रिलेशनशिप आपके पास बना है ना, उसमें आपने याद रखना है कि डेल्टा एन जी इज द नंबर ऑफ मोल्स, क्या, और ये नंबर ऑफ मोल्स कौन से हैं, दैट इज क्या डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मतलब आपके पास जो गैसियस नंबर ऑफ मोल्स है ना, किसके, प्रोडक्ट्स की और क्या रिएक्टेंट की, मतलब कि मैं लिख दूं यहां पे N2 क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous products, gaseous products divided by सॉरी माइनस, मतलब N1 आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous products। तो यहां पे क्या हो जाएंगे रिएक्टेंट, यहां पे क्या हो जाएंगे रिएक्टेंट। मतलब आपके पास N2 जो है, आपके पास यहाँ पे क्या है, जो आपके गैसियस प्रोडक्ट्स हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, और N1 क्या है, जो गैसियस आपके पास क्या है, मोल्स हैं किसके, रिएक्टेंट के। एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, फिर ज्यादा बेटर पता चलेगा आपको। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे जैसे कि CH4 है, प्लस आपके पास क्या ले लिया, O2 ले लिया, चेंजिंग इनटू क्या CO2 प्लस क्या वाटर। तो बैलेंस नहीं है अभी, मैं बैलेंस कर देता हूं इसको, तो ये बैलेंस होगी, ओके बैलेंस होगी। अब देखिए यहां पे ये क्या है, गैस है, ये आपके पास क्या है, दिस इज ऑल्सो गैस, दिस इज गैस बट दिस इज लिक्विड, ओके। तो मीन्स टू से नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस निकालना है, बट किसका, गैसियस मोल का डिफरेंस निकालना है। तो गैसियस मोल्स यहाँ पे किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, इसके आपके पास ऑक्सीजन के हैं, इसके हैं। तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स मतलब एन N2 माइनस क्या था, N1 था। या मैं इसको दूसरे टर्म में लिखना चाहूँ, प्रोडक्ट और माइनस रिएक्टेंट की, तो क्या लिखता हूँ, NP माइनस NR। तो डिफरेंस कितना आएगा आपके पास, बहुत सिंपल है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स गैसेस की कितने आ गए, 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स, 2 यहां से आए, 1 यहां से आए, 3, तो कितना आ गया, -2, ओके। तो इजी है, लेकिन मुझे ये डिस्कस करने की जरूरत क्या है, ये मुझे चेक करना है, आपको बताना है आपको कि इसको डिस्कस करने की जरूरत क्या है। एक्चुअल में आपको अगर मैं रिएक्शंस बताऊं, तो अगर हम एंथैल्पी चेंज डिस्कस करते हैं तो हमेशा गैसेस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट्स की नहीं चेंज डिस्कस करते, हमेशा नहीं करते, क्योंकि आपके पास ऐसे भी सिस्टम आ सकते हैं जिसमें सॉलिड्स रिएक्ट कर रहे हो, या दूसरे आपके पास ऐसे भी सिस्टम आ सकते हैं जिसमें वॉल्यूम भी आपके पास रिएक्ट कर रहे हो। तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज तो जीरो हो गया, तो वॉल्यूम चेंज जीरो हो गया, डेल्टा एच किसके बराबर है, क्यू के बराबर आ गया, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर। अब आपके पास वहां तो आपके पास इजीली आपको क्या निकाल सकते हैं, क्यू के बराबर निकाल सकते हैं, बट इन केसेस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड क्या प्रोडक्ट्स, आपके पास जो एंथैल्पी है वो किसके थ्रू निकाल सकते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू। और आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाते हैं, तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसके लिए, आपको डेल्टा एच निकालने के लिए। क्या कहने का मतलब है मेरा, देखिए यहां पे आई थिंक एक पॉज ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास जो रिकॉर्डिंग लिमिट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स, आई थिंक 17 मिनट्स के आसपास हो चुके हैं, तो मुझे पॉज लेना पड़ेगा, फिर से एक बार रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। तो 1 मिनट का पॉज लेता हूं, उसके बाद फिर से एक बार रीस्टार्ट कर, ओके वेलकम बैक। तो हम यूटिलिटी डिस्कस कर रहे थे इसी क्वेश्चन की। इसकी डायरेक्ट सी यूटिलिटी ये है कि अगर आपके पास वॉल्यूम चेंज भी नहीं है किसी सिस्टम में, और वो गैसियस रिएक्टेंट्स हैं, या आपके पास उसमें गैसियस प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो आप डायरेक्टली क्या नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू भी आप क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके पास यही चीज आपके पास डिस्कस करी थी कि क्या नंबर ऑफ गैसियस मोल्स एंड क्या नंबर ऑफ जो आपके पास गैसियस मोल्स प्रोडक्ट्स में है और नंबर ऑफ गैसियस मोल्स रिएक्टेंट्स में है, उसके थ्रू डिस्कशन कर ली। चेक करते हैं जो डेल्टा एच है वो डेल्टा यू के बराबर किस टाइम पे होने वाला है। if delta mg
किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। अगर मैं कंसीडर करूं कि डेल्टा एन जी किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो मैं रिलेशनशिप में पुट करूंगा इसकी वैल्यू क्या, डेल्टा एच इक्वल टू क्या, डेल्टा यू प्लस क्या था, डेल्टा एन जी आर टी, मतलब 0 इंटू क्या आर टी, तो किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एच, डेल्टा यू के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा यू के बराबर। तो ये वही है जैसा मैंने क्या बोला था, मतलब ये जो मैच कर रही है रिएक्शन, किससे मैच कर रही है, डेल्टा वी से। जब आप रिएक्शन किसी क्लोज्ड वेसल में करवाते हैं जिसमें डेल्टा वी क्या आता है, 0 आता है, तो आपके पास जो रिएक्शन होगी उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, डेल्टा एच के लिए जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर आती है, इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर आती है। तो अब आपके पास ये जो क्राइटेरिया है वो आपके पास किससे मैच कर रहा है, नंबर ऑफ मोल से। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल चेंज जो है वो 0 है, तो मींस टू से आपके पास डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। अगर आपके पास डेल्टा एन जो है पॉजिटिव है, डेल्टा एन जो है पॉजिटिव है, तो मींस टू से डेल्टा एच विल बी इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन क्या, डेल्टा यू। समझ गए होंगे आप लोग जो मैंने कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, क्या कि अगर आपके पास देखिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या है, डेल्टा सॉरी डेल्टा एन जी आर टी के बराबर है। अगर आपके पास ये जो भी आपके पास मैं वैल्यू बता रहा हूँ, क्या पॉजिटिव वैल्यू बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, डेल्टा एच इक्वल टू क्या था, डेल्टा यू प्लस क्या, डेल्टा एन जी आर टी, ये था। यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव रहेगी वैल्यू। अगर पॉजिटिव रहेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा यू में कुछ ऐड करना पड़ेगा तब जाके डेल्टा एच आएगा, तो इसका मतलब डेल्टा एच क्या रहेगा, ग्रेटर देन डेल्टा यू रहेगा। अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ, क्या इफ डेल्टा एन जो है सॉरी गैसियस मोल्स है, तो आपके पास क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा एन क्या है, नेगेटिव है, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, नेगेटिव है तो मतलब ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, डेल्टा एन जी आर टी की टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो डेल्टा एच विल बी क्या, लेस देन क्या, डेल्टा यू। होगी या नहीं, कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे डेल्टा एच किसके बराबर है, डेल्टा यू, अब प्लस क्या था आपके पास, डेल्टा एन जी आर टी, तो प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस डेल्टा एन जी क्या आर टी, क्योंकि आपके पास डेल्टा एन जी किसके बारे में चला गया, माइनस में चला गया, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, माइनस, मतलब ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा डेल्टा यू से लेस करके आएगा, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, किससे, आपके पास डेल्टा यू से लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से वेरियस प्रेडिक्शंस में मैं कर सकता हूं, किससे, इस रिलेशनशिप से, क्या कर सकता हूं, इस रिलेशनशिप से वेरियस प्रेडिक्शन कि डेल्टा एच कब ज्यादा होने वाला है, डेल्टा यू कब ज्यादा होने वाला है, आपके पास यहाँ पे जो रिएक्शन है डेल्टा एच जो है डेल्टा यू के बराबर कब होने वाला है। तो ये सारी प्रेडिक्शंस आप इस रिलेशनशिप से कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट जो करने वाला हूं वो आपके पास क्या करने वाला हूं, अब आपके पास मैं डिस्कस करूंगा क्या, हीट कैपेसिटी की बात, क्या डिस्कस करेंगे अब हम, हीट कैपेसिटी। चलिए अब थोड़ा सा हीट कैपेसिटी के बारे में देख लेते हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो हीट कैपेसिटी की डिस्कशन करनी है मैंने, हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय सी, मैं इसको सी से रिप्रेजेंट करता हूं, किसको, हीट कैपेसिटी को। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है कि मैं क्या है ये हीट कैपेसिटी। अगर मैं किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करूं तो वो आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर किसी बॉडी का मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो मैं कैसे उसको इंक्रीज कर सकता हूं। तो सिंपल है, क्या कि उसको हीट सप्लाई करना शुरू कर दीजिए, उसको हीट देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में जितनी हीट उसको सप्लाई करूंगा उतना ही आपके पास क्या होगा, टेम्परेचर उसका राइज करेगा, ओके। मतलब जो पहले टेम्परेचर होगा उसके बाद में टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा। मिस्टर से क्यू अगर ज्यादा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट अगर सप्लाई कर रहा हूं दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1, ऐसे लिख सकता हूं, इस डिफरेंस के बराबर है। अब आपके पास अगर ये है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देता हूं,
अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देता हूं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या, सी T2 माइनस T1 को मैं लिख रहा हूं क्या, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी सॉरी dt भी लिख सकते हो इसको। तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा, आपके पास C विल बी इक्वल टू क्या, डेल्टा क्यू ओवर dt। तो आपके पास क्या है, आपके पास ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि किसी बॉडी को मैं हीट कर रहा हूं और उसके पास जो आपका टेम्परेचर वेरिएशन आ रही है, उसी आपके पास रेशो को, अगर उस रेशो को मैं देखूं तो वो क्या आता है आपके पास, हीट कैपेसिटी। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपने इसको डिस्कस करना है तो सिंपली, तो अगर आपने डेफिनेशन आपने पढ़ी है, बहुत टाइम से पहले पढ़ी भी है क्या, कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री। किसी बॉडी का टेम्परेचर हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a substance by 1 degree, by 1 degree। ओके, तो ये हीट कैपेसिटी है। क्या हीट कैपेसिटी में क्यों पढ़ रहा हूं वो देख लेता हूं। मैं क्या करता हूं, एक प्लॉट बनाता हूं। क्या करता हूं, मैं प्लॉट करता हूं, किसके बीच में प्लॉट करता हूं, देखिए एक साइड में टेम्परेचर लिख रहा हूं एंड सेकंड दूसरी साइड में इंटरनल एनर्जी लिख रहा हूं। तो एक प्लॉट आता है आपके पास कुछ इस तरीके से, मीन्स टू से जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए कर्व लाइन। अगर आपके पास ये इंक्रीज कर रही है तो इस पॉइंट पे एक जो स्लोप आती है, यहाँ पे एक स्लोप आती है, दैट गिव्स यू द हीट कैपेसिटी। क्या कहती है वो आपको, हीट कैपेसिटी। अब आप नहीं समझे होंगे इस चीज को, थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन तो मैंने ये बता दी हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी दूसरी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। हीट कैपेसिटी की दूसरी डेफिनेशन ये है कि क्या, अगर आपके पास मैं 1 ग्राम की और सब्सटेंस के लिए जो आपके पास हीट सप्लाई करता हूं उसका 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, तो उसको क्या बोलूंगा मैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की टर्म में भी लिख सकता हूं। इस प्लॉट को क्यों बनाया मैंने आपको, मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या, इट इज द, अगर मैं C को लिखूं तो C क्या आ गया आपके पास, Q ओवर, ऐसे लिखूं मैं, m डेल्टा T, मींस टू से अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of substance, that is 1 gram of substance by 1 degree। इसको क्या बोलूंगा मैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तीसरा, अगर हम लिखना चाहें इसको मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी मतलब क्या लिखना पड़ा अपने, नंबर ऑफ मोल्स। क्या लिखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो मतलब मैं ऐसे लिखता हूं C इक्वल टू क्या, डेल्टा क्यू ओवर क्या, एन डेल्टा टी। तो आप नंबर ऑफ मोल्स में निकाल सकते हैं। तो मैं इस ग्राफ को क्यों बना रहा हूं, मैं इस ग्राफ को इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब आप टेम्परेचर के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आपका इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। डायरेक्टली मतलब आपके जो इंटरनल एनर्जी का वेरिएशन है वो आपके पास स्पेसिफिक कंडीशंस पे वेरिएशन होती है। जैसे कि आपके पास, मैं कोई ऐसा सिस्टम लूंगा जहां पे आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम ले लूंगा, तब आपके पास वेरिएशन कुछ और होगी, या प्रेशर लूंगा तो कुछ और वेरिएशन होगी। अभी मैं आपके पास जो वेरिएशन ले रहा हूं वो किस पे ले रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहा हूं, कांस्टेंट सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस में ले रहा हूं मतलब। ओके, तो आइसोकोरिक प्रोसेस पे आपके पास यहाँ पे अगर मैं स्लोप प्लॉट करूं तो किसके बराबर आता है, वो C के बराबर आता है। अगर आपने लेमैन की टर्म में देखना है ना, तो आपके हीट कैपेसिटी आपके पास क्या होगी, कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू एब्सॉर्ब ए हीट, टू एब्सॉर्ब ए हीट। अब मैंने ये जो बोला है ये डेफिनेशन यहाँ पे मैं आगे लेने वाला हूँ, इसको यूटिलाइज करने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए। इसको आगे और ले चलते हैं। इसमें क्या फोर्थ पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूँ अभी आपके पास,
जो हीट कैपेसिटी है एक्चुअल में आपके पास क्या होता है, इट इज ए पाथ फंक्शन। क्या ये पाथ फंक्शन है आपके पास, आपको पता ही है, ठीक है। और इट इज क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इस केस में नहीं मैं बात कर रहा, सिर्फ आपके पास किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां पे डिस्कस कर लो, यहां पे डिस्कस कर लो। वो आपके पास क्या है, पाथ फंक्शन है। यहाँ पे ये आपके पास सभी में पाथ फंक्शन है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और यहां पे आपके पास कौन सी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ले रहा हूं और अगर आपके पास उसको 1 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, तो आपके पास मान लीजिए उसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी, 1 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ले लिया, क्वांटिटी बढ़ गई, मेरे को 100 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो मिस्टर से अब मेरे पास क्या हो गया, आपके पास जितना आपके पास क्वांटिटी क्या बढ़ी, उतनी मेरे को हीट भी क्या करनी पड़ी, सप्लाई करनी पड़ी। तब जाके आपके पास, इसलिए क्योंकि ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी। तो इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, अब आपके पास इसको बोल दिया कि क्या, जो आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी, एक्सेप्ट मोलर हीट कैपेसिटी, जो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये हीट कैपेसिटी है, दैट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं तो इट इज इंटेंसिव। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के विद रिस्पेक्ट जब भी कोई प्रॉपर्टी निकाली जाएगी उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, वो आपके पास कंटेंट पे नहीं डिपेंड करती। तो वो आपके पास क्या हो जाती है, इंटेंसिव हो जाती है। अगर कोई भी आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लीजिए, चाहे वो आप डेल्टा एच की वैल्यू ले लीजिए, अगर उसको मैं एन से डिवाइड कर देता हूं तो एक्सटेंसिव की जगह क्या होगी, इंटेंसिव हो जाएगी। अब थोड़ा और आगे चलना है, मैंने अभी आपके पास लेमैन की टर्म में जो डिस्कशन करी, क्या अब आपके पास मान लीजिए मैंने क्या कोई सब्सटेंस लिया और उसको हीट कर दिया, और हीट करने के बाद उसने अपने अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली, वही हीट कैपेसिटी है। तो मींस टू से हीट कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब द हीट, कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब द हीट। इसको थोड़ा अच्छे से समझना आपने, ये यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा, आपका डाउट मोस्टली इस हीट कैपेसिटी के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएगा। जिस बॉडी की जितनी ज्यादा हीट कैपेसिटी, उसकी उतनी ही एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है। मतलब हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अंडरस्टैंडिंग करनी है, रखनी है हमें, अंडरस्टैंडिंग बनानी है इसमें। तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, क्या मतलब हुआ इसका, मान लीजिए एक सब्सटेंस है, मैं इसको हीट कर रहा हूं, कितनी 10 जूल्स ऑफ एनर्जी से हीट कर रहा हूं, तब आपके पास इसकी जो टेम्परेचर है वो क्या कर रहा है, 1 डिग्री से इंक्रीज कर रहा है। दूसरा सब्सटेंस ले लिया हमने ये, और इसको मैंने कितना 20 जूल ऑफ एनर्जी लगाई, तब जाके इसका टेम्परेचर क्या कर गया, इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस से। तो हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा हो, इसकी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर पा रहा है, हीट को अपने पास एब्जॉर्ब कर पा रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और जो सब्सटेंस है 1 डिग्री से इंक्रीज कर रहा है। और आपके पास यहाँ पे क्या, इसकी कम रहेगी, क्योंकि इसके पास जो है कम एनर्जी से भी आपके पास क्या कर गया, आपके पास टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी बॉडी की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो, इनफाइनाइट हो सकती है? 2 मिनट के लिए सोच लीजिए, इजी है, बहुत इजी है। मैं 1 मिनट पॉज देता हूं इसको, आप सोचिए तब तक। आई थिंक वीडियो में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं ही बता देता हूं। चलिए देखते हैं क्या। मैं कहता हूं कि अगर आपके पास डेल्टा टी 0 आए, मैंने यहां पे आपको मेंशन किया है, यहीं पे लिख देता हूं। चलो, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, C इक्वल टू क्या, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी का डिफरेंस क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। तो मिस्टर से हीट कैपेसिटी क्या हो जानी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? यस, इट इज पॉसिबल। कैसे? एक्चुअल में
डायरेक्ट नहीं बोलेंगे हम इसको। अगर हमने इसको करना है तो हमें फेज ट्रांजिशंस की बात करनी पड़ेगी। फेज ट्रांजिशंस, फेज ट्रांजिशंस का मतलब क्या होता है? फेज ट्रांजिशन का मतलब है कि मान लीजिए, एग्जांपल कंसीडर करता हूं, ये मैंने वाटर ले लिया, इसको मैं नीचे हीट कर रहा हूं, देखिए बर्नर लगा दिया, हीट कर रहा हूं, अब बस ये बॉयल होता रहेगा। कब तक? जब तक इसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता। अब मैं इसको और हीट करूंगा, क्या ये आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर पाएगा? नहीं, ये कंप्लीटली हीट जो है, जो भी होगी इसकी, तो इसको वेपर्स को ट्रांसफर करके अपनी हीट क्या कर लेगा? कंजर्व रख पाएगा। मतलब आपके पास उसके आगे जो है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने वाला। मींस टू से आपने हीट तो सप्लाई करी, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ रही है? चेंज इन वैल्यू जीरो रही। आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू जीरो रही, तो मतलब इसकी तो हीट कैपेसिटी आपके पास क्या होगी? इनफाइनाइट। तो मींस टू से आप बोल सकते हैं कि जो हीट कैपेसिटी की वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो सकती है, बट एट व्हाट कंडीशन? फेज ट्रांजिशंस पे। जब आपके पास जो है सॉलिड जो है आपके पास क्या, सॉरी लिक्विड जो है वो क्या बन जाए आपके पास? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उस टाइम आपके पास हीट कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। इजी है, आप लोगों को काफी हद तक समझ आ गया होगा। तो हीट कैपेसिटी का इंक्रीज करना, ये आपके पास इंटरनल एनर्जी और का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इंक्रीज करना, ये आपके पास जो एंथैल्पी है उसका इंक्रीज करना with respect to temperature, that depends upon different conditions. Mostly there are two main जो है conditions जो हैं, two है, one is pressure and second is volume. तो इसीलिए हमने जो हीट कैपेसिटी है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड की है। फर्स्ट वन इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट वन इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब आपके पास प्रोसेस क्या हो? आइसोकोरिक हो। तो आपके पास प्रोसेस क्या हो? आइसोकोरिक। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीवी से। और जो सीवी आपके पास आता है वो क्या आता है? दैट इज क्या? डेल्टा यू ओवर डेल्टा टी, और यहां पे क्या जाएगा? कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज हीट कैपेसिटी। या इसको और दूसरे टर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं इसको? डेल्टा क्यू वी ओवर क्या? dt ले लीजिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज आल्सो क्या? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं अभी पहले इसे के डिस्कशन पे आते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे कि इसकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की बात। दोनों इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों, बहुत सारी चीजें ये एक्सप्लेन करती हैं। तो आगे आगे अगर मैं इसकी क्या करूं, थोड़ी सी डेरिवेशन करूं, कर सकता हूं इसकी डेरिवेशन कैसे? मान लीजिए, मानना क्या है, हमने डिराइव किया है, आपके पास क्या है? डेल्टा यू किसके बराबर होता है? क्यू माइनस पी डेल्टा वी, यही होता है। अगर मैं इसको क्यू को यहां लिख दूं तो क्या आ गया? डेल्टा यू प्लस क्या? पी डेल्टा वी, ये आ गया। मुझे अगर इसको किससे? डेल्टा टी से डिवाइड करना हो, क्या करना हो इसको? डेल्टा टी से, ये डेल्टा टी से डिवाइड करना हो, तो अगर मैं इसको डेल्टा टी से डिवाइड करूं तो क्या आ गया? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इक्वल टू, इसको भी डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा यू कर दिया प्लस पी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय किससे कर दिया? डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या होगा? देखिए यहां क्या आ गया? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इक्वल टू क्या आ गया? डेल्टा यू ओवर डेल्टा टी प्लस क्या आ गया? पी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने क्या बोला है? कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। तो डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर। तो मींस टू से dq ओवर दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा यू ओवर डेल्टा टी, ये हो जाएगा, और किस पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ओके, आपको पता है ये क्वांटिटी किसके बराबर है आपके पास? इट इज इक्वल टू व्हाट? सीवी। या ये क्वांटिटी किसके बराबर है? सीवी के। तो मैं कोई एक वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं,
तो मीन्स टू से CV विल बी इक्वल टू क्या, डेल्टा U ओवर डेल्टा T, यहां पे V लिख सकता हूं। तो ये आपके पास क्या आ गया, इट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या है ये, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू क्या, ए टेम्परेचर। क्या आ रहा है यहाँ पे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वो क्या आएगी आपके पास, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए टाइम मेरे पास भी कम है, आपके पास भी कम होगा, मुझे लगता है अभी के लिए इतना है काफी है, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए इतना सा याद रखना है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने निकाल दी है। अब उसके बाद जो है वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाएगी, और अगर मैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पे जाऊंगा तो थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। इट्स बेटर कि अभी यहाँ पे हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइम करेंगे। होप सो आपको थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। मैं सारा नहीं बोलता, बट जितना मैंने आपको कहा उसमें से कुछ तो समझ आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे और बेटर तरीके से कोशिश करेंगे कि क्या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को समझने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।